नमस्ते दोस्तों। आज आप सुनेंगे बंगला उपन्यास नवविधान। नवविधान अर्थात नया विधान महान साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये उपन्यास एक युवक के अंतर्द्वंद, पारिवारिक रिश्तों और भारतीय समाज में पुनर्विवाह की रूढ़ियों पर आधारित है। उपन्यास में शरत चंद्र जी ने बड़ी बारीकी से मानव मनोविज्ञान, सामाजिक बंधनों और पारिवारिक संघर्षों का चित्रण किया है। संपूर्ण उपन्यास आप 4 एपिसोड्स में धारावाहिक रूप से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास और सुनिए एपिसोड 1। इस कहानी के नायक श्रीयुत शैलेश्वर घोषाल पत्नी वियोग के अंत में फिर से गृहस्थी बसाने की बात उठने पर यदि अपने बंधु बांधवों के बीच एक विशेष प्रकार की आंखों की लाज में न पड़ जाते तो इस छोटी कहानी का रूप रंग क्या से बदल कर क्या हो जाता, इसका अंदाज़ा लगाना भी कठिन है। इसलिए भूमिका के रूप में उसका कुछ हालचाल लिख देना जरूरी जान पड़ता है। शैलेश्वर कलकत्ता के एक नामी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। विलायत की डिग्री वाले हैं। 800 वेतन है। उम्र है 32 साल। लगभग 5 महीने पहले 9 वर्ष का एक लड़का छोड़कर स्त्री मर गई है। अनेक पीढ़ियों से ये परिवार कलकत्ता के पटल डांगा में रह रहा है। घर में उस एक बच्चे के सिवा बेरा, बावर्ची, साइस, कोचवान इत्यादि 7-8 नौकर भी हैं। देखा जाए तो गृहस्थी वस्तुतः इन्हीं नौकरों को लेकर ही है। पहले तो उनकी विवाह करने की बिल्कुल इच्छा ही न थी। यह स्वाभाविक भी था। अब इच्छा हुई है, इसमें भी कोई नवीनता नहीं है। अभी पता चला है कि भवानीपुर के भूपेंद्र बनर्जी की मंझली लड़की ने मैट्रिक पास किया है और वो देखने सुनने में भी अच्छी है। इस प्रकार के कौतूहल में भी कोई विशेषता नहीं है। किंतु उस दिन शाम के समय शैलेश्वर के ही बैठक खाने में चाय पर आलोचना शुरू हो गई। उसमें एक सज्जन ऐसे थे जो ठीक ठीक शैलेश्वर के बंधुजनों में न होने पर भी थोड़ी तनख्वाह पाने वाले स्कूल पंडित थे। किंतु चाय का रसपान करने की उनकी प्यास बड़ी तनख्वाह पाने वाले किसी प्रोफेसर से कुछ कम न थी। कुछ पागल से होने के कारण प्रोफेसर लोग उनको दिग्गज कहकर पुकारते थे। वो ना तो सोच समझकर कोई बात करते हैं और ना किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को ही तैयार होते हैं। दिग्गज महोदय खुद अंग्रेजी नहीं जानते, किंतु जब भी सुनते हैं कि किसी लड़की ने कोई एग्जामिनेशन अर्थात परीक्षा पास किया है तो गुस्से के मारे उनके तन बदन में आग लग जाती है। भूपेंद्र बाबू की कन्या का प्रसंग चलने पर वो एकाएक बोल उठे, एक बहू को घर से भगा दिया और एक बहू को खा गए, अब फिर विवाह करोगे? घर गृहस्थी चलाना ही हो तो भला उमेश भट्टाचार्य की लड़की ने क्या अपराध किया है? यदि घर बसाना ही हो तो उसे लेकर बसाओ। उन भद्र लोगों में से कोई कुछ जानता न था। वे लोग ये बात सुनकर चकित हो गए। दिग्गज ने कहा, उस बेचारी की ओर यदि भगवान ने मुंह उठाकर देखा है तो उसे ही घर ले आओ। अब और कोई विवाह मत करो। मैट्रिकुलेशन पास है तो मानो सब कुछ है। गुस्से से उनकी दोनों आंखें लाल हो गईं। शैलेश्वर ने किसी तरह अपना क्रोध दबाकर कहा, अरे भाई दिग्गज, वो तो पागल है। यदि कोई किसी को पागल कह देता है तो फिर दिग्गज को होश नहीं रह जाता। वो बिगड़ कर बोले, सभी पागल हैं? मुझे भी तो लोग पागल कहते हैं, तो क्या उनके कहने से मैं पागल हो गया? सभी लोग जोरों से हंस पड़े, किंतु इससे वो बात दबी नहीं। हंसी रुकने पर शैलेश ने लज्जित मुख से घटना का हाल बयान करते हुए कहा, ये मेरी जिंदगी की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कथा है। विलायत जाने से पहले ही मेरा विवाह हो गया था, किंतु न जाने किस बात को लेकर ससुर के साथ पिताजी का झगड़ा हो गया। इसके अलावा उसका दिमाग खराब है कहकर पिताजी ने उसे घर में भी नहीं रखा। इंग्लैंड से लौटने के बाद मैंने उसे फिर नहीं देखा। इतना कहने के बाद शैलेश जबरदस्ती हंसी हंसने की चेष्टा न करते हुए बोले, ओ दिग्गज, ओ बुद्धिमान, यदि ये बात ना होती तो क्या वे लोग उसे एक बार यहाँ भेजने की भी चेष्टा न करते? चाय की गोष्ठी में तो तुम्हें कभी अनुपस्थित देखा नहीं, किंतु यदि वो सचमुच ही यहाँ आ गई तो फिर तुम इसकी आशा न रखना। गंगाजल और गोबर की छींटों से तुम सबको झाड़ कर साफ कर देगी।
ये नोटिस मैं तुम्हें पहले से ही दिए देता हूँ। दिग्गज ने बड़े जोर के साथ कहा, कभी नहीं। परंतु इस बात में और किसी ने साथ नहीं दिया। इसके बाद इधर उधर की 2-4 सामान्य बात करने के बाद रात हो रही है कहकर सभी लोग उठ खड़े हुए। प्रायः इसी समय रोज ही सभा समाप्त होती थी। आज भी वही हुआ, किंतु आज न जाने कैसी एक विषाद युक्त मलिन छाया सबके ऊपर फैल गई, मानो वो छाया किसी तरह हटना नहीं चाहती। इष्ट मित्रों ने तीसरी बार उसके नारी परिणय के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया, बल्कि मौन रहकर उसका तिरस्कार कर गए। शैलेश को ये बात समझ में आ गई। एक और जैसे उसकी विरक्ति की सीमा न थी, उसी तरह उसकी लज्जा का भी कोई पार न रहा। उसके लिए मुंह दिखाना भारी हो उठा। जब 18 साल की उम्र में शैलेश का पहला विवाह हुआ था, तब उसकी स्त्री उषा की उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी। देखने में लड़की अच्छी है, यही कहकर कालीपद बाबू बहुत थोड़े दाम में लड़का बेचने को तैयार हो गए थे। किंतु इस देने पावने के बाद ही जब शैलेश विलायत चला गया, तब दोनों पक्षों के बीच घोर मनोमालिन्य हो गया। ससुर ने एक प्रकार से जबरदस्ती ही बहू को बाप के घर भिजवा दिया। अतः पुत्र के स्वदेश लौटने पर भी पुत्र बहू को बुलाकर घर न ला सका। उसकी ऐसी इच्छा भी नहीं थी। उधर उमेश तकालंकार भी बड़े अभिमानी स्वभाव के व्यक्ति थे। वो अपनी और कन्या की इज्जत बेचकर बिना बुलाए उसे ससुराल भेजने को तैयार नहीं हुए। प्रवास में रहने पर भी इन सब बातों को शैलेश ने कुछ कुछ सुना था। उस समय वो सोचता था कि घर लौटने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, किंतु 4 साल बाद जब वो सचमुच घर लौट कर आया, तब उसके स्वभाव एवं प्रकृति दोनों में परिवर्तन हो गया था। अतएव जब एक दूसरे विलायत से लौटे सज्जन की विलायती अदब कायदा जानने वाली विदुषी से विवाह की संभावना हुई, तब उसने चुपचाप उसके लिए सम्मति दे दी। इसके बाद बहुत दिन बीत गए। शैलेश के पिता कालीपद बाबू की मृत्यु हो गई। बूढ़े तर्कालंकार का भी देहावसान हो गया। ऐसी बात नहीं कि इस अवधि में उस घर की कोई खबर शैलेश के कान तक ना पहुंची हो। वो अपने भाइयों के साथ रह रही है, जब तब पूजा पाठ, गंगाजल और गोबर लेकर दिन काट रही है। उसकी पवित्रता के पागलपन से उसके भाई तक परेशान हो उठे हैं। इस तरह की जो भी बातें सुनने को मिली, उनमें से एक भी शैलेश के कानों के लिए सुखद नहीं थी। सिर्फ एक यही सांत्वना थी कि इस ढंग की स्त्रियों पर कभी कोई दोष नहीं लगाता। यदि लगाता तो शैलेश पर उसका क्या प्रभाव होता, ये बताना कठिन है। किंतु इस प्रकार की बदनामी का कोई आभास भी कभी किसी प्रकार उसे नहीं मिला। शैलेश सोचने लगा कि भूपेन बाबू की शिक्षिता कन्या की आशा छोड़े बिना अब काम नहीं चलेगा, किंतु देहात की एक 25-26 साल की कुशिक्षिता स्त्री को लाकर उसे गृहस्थी सौंप देने से यश विध्वंस होने लगेगा, इसमें भी संदेह नहीं। विशेषता सोमेन की बात है। उषा आने पर सोचेगी कि इस लड़के की माँ ही मेरे संपूर्ण दुर्भाग्य का कारण है, इसलिए उषा सौत के इकलौते लड़के से किस तरह का व्यवहार करेगी, उसे कैसी ईर्ष्या द्वेष भरी दृष्टि से देखेगी। मन में इसकी कल्पना करके ही शैलेश आशंकित हो उठा। उसकी बहन का घर श्याम बाजार में है। विभा एक बैरिस्टर की पत्नी है। वहाँ लड़के को रख देना तो अच्छा ही होगा, किंतु सदा के लिए तो इस प्रकार की व्यवस्था हो नहीं सकती। शैलेश के मन में आया कि यदि इस समय दिग्गज पंडित मिल जाए तो उसे उठाकर पटक दें। इस आदमी को इतने दिनों तक चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए और उसने इसका ऐसा बदला चुकाया। वस्तुतः शैलेश कोई बुरा आदमी नहीं था, किंतु वो बड़ी कमजोर प्रकृति का मनुष्य था। इसलिए सच्ची लज्जा की अपेक्षा आंखों की लज्जा ही उसमें प्रबल थी। विद्याभिमान के साथ ही उसे एक और बड़ा अभिमान ये हो गया था कि अपने ज्ञान में वो किसी के प्रति लेश मात्र भी अन्याय या अविचार नहीं कर सकता। संगी साथियों ने अपने मुंह से भले ही न कहा हो, परंतु मन में वे इस कांड के लिए उसी को अपराधी ठहराएंगे, ये समझने में उसे देर नहीं लगी। ये बदनामी सहन करना उसके लिए असंभव था। सारी रात सोचते रहने के बाद भोर होते होते उसके दिमाग में सहसा अत्यंत सहज बुद्धि का उदय हुआ। उसे बुलावा भेजने से ही तो समस्या हल की जा सकती है, क्योंकि पहले तो वो आएगी नहीं, और यदि आ भी गई तो इस मिलेच्छ घर से 2 ही दिन में भाग खड़ी होगी। तब फिर कोई उसे दोष न दे सकेगा।
इन 4-6 महीनों के लिए सोमेन को उसकी बुआ के पास पहुंचाकर वो स्वयं कहीं दूसरी जगह मुंह छिपाकर बैठ जाएगा। विचार करते हुए उसे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सीधी बात उसे अभी तक क्यों नहीं सूझी थी। बस अब यही ठीक है। कॉलेज से उसने 7 दिन की छुट्टी ले ली। इलाहाबाद में उसके एक बाल्य बंधु थे, उन्हें अपने आने का तार दे दिया और विभा को एक चिट्ठी लिखी कि वो नंदीपुर से उषा को लाने के लिए आदमी भेज रहा है। यदि उषा आ जाए तो वो यहाँ आकर सोमेन को अपने साथ श्याम बाजार ले जाए। इलाहाबाद से लौटने में उसे 7-1 दिन लग जाएंगे। शैलेश का एक अनुगत ममेरा भाई था। वो किसी मेस में रहता था और किसी व्यापारिक कार्यालय में काम करता था। उसे बुलाकर कहा, भूतो, कल तुझे नंदीपुर जाकर वहाँ से अपनी भाभी को ले आना है। भूतनाथ ने आश्चर्य के साथ पूछा, भाभी? अब कौन सी? अरे तू बारात में गया था, क्या तुझे याद नहीं है? उमेश भट्टाचार्य का घर। याद तो खूब है, किंतु वहाँ कोई मुझे पहचानता नहीं, इसलिए ये आएंगी कैसे मेरे साथ? शैलेश ने कहा, ना आए तो ना सही, तुझे इससे क्या, तेरे साथ बैरा रहेगा और नौकरानी जाएगी। यदि आने को राजी ना हो तो तुरंत लौट आना। भूतो आश्चर्य के मारे कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, चला जाऊंगा, किंतु कहीं वे लोग मारपीट ना करें। शैलेश ने उसको खर्च के लिए रुपए और एक चाबी देकर कहा, आज रात की गाड़ी से इलाहाबाद जा रहा हूँ, 7 दिन के बाद लौटूंगा। यदि आ जाए तो ये चाबी उसे देकर अलमारी बता देना। घर के खर्च वर्च के लिए उसमें रुपए रखे हैं, पूरे महीने भर चलने चाहिए। भूतनाथ ने राजी होकर कहा, अच्छा, किंतु अचानक तुम्हें यह सूझा कैसे मंजरे भैया? खाई खोद कर मगर तो नहीं ला रहे हो? शैलेश कुछ देर चिंतित मुद्रा में चुपचाप खड़ा रहा, फिर सांस छोड़कर बोला, वो आएगी नहीं ये तो तय है, किंतु दुनिया की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से कुछ करना तो चाहिए। श्याम बाजार भी खबर दे आना, जिससे विभा आकर सोमेन को लिवा ले जाए। रात को पंजाब मेल से शैलेश इलाहाबाद चला गया। कई दिन बीत जाने पर एक दिन दोपहर के समय घर के दरवाजे पर एक मोटर आकर खड़ी हो गई और 2 मिनट बाद ही 22-23 वर्ष की एक स्त्री घर के भीतर प्रवेश करके बैठक खाने में आ गई। फर्श के कारपेट पर बैठकर सोमेंद्र एक सुंदर जिल्द वाले एल्बम से अपनी नई माँ को चित्र दिखला रहा था। उसी से बड़ा खुश होकर दोनों का परिचय करा दिया। बोला, माँ, बुआ जी। उषा उठकर खड़ी हो गई। वो वस्त्र के नाम पर एक बिल्कुल ही सादी रंगीन किनारे की धोती पहने थी और हाथ तथा गले में 2 गहने भर थे, किंतु उसका सौंदर्य देखकर विभा अवाक रह गई। पहले उषा ने ही बात शुरू की। जरा हंसकर लड़के से कहा, बेटा, तुमने बुआ जी को प्रणाम नहीं किया? यह सीख सोमेन के लिए शायद नई थी। उसने चटपट नीचे झुककर बुआ जी के पांवों के जूते छूकर किसी प्रकार प्रणाम किया। उषा ने कहा, खड़ी क्यों हो ननद जी, बैठो ना। विभा ने पूछा, आप कब आई? उषा बोली, सोमवार को आई थी, आज बुधवार है, 3 दिन हो गए, किंतु खड़ी कब तक रहोगी भाई, बैठ जाओ। विभा कुछ दोस्ती करने तो आई नहीं थी, घर से ही मन में कड़वाहट लेकर आई थी। बोली, मेरे पास बैठने के लिए समय नहीं है, बहुत सारे काम पड़े हैं, मैं सोमेन को लेने के लिए आई हूँ। किंतु इस रुखाई का उत्तर उषा ने हंस कर दिया। बोली, मैं अकेले कैसे रहूँगी बहन, वहाँ तो भाभीियों के सब बच्चे मेरे ही हाथों पलकर बड़े हुए हैं, कोई मेरे पास ना रहेगा तो मैं जीवित कैसे रहूँगी ननद जी। इतना कहकर वो फिर हंस पड़ी। इस हंसी का जवाब विवाह ने कटु स्वर में ही दिया। उसने लड़के को बुलाकर कहा, तुम्हारे बाबूजी ने तुमको मेरे यहाँ चलकर रहने को कहा है। मेरे पास खोने के लिए व्यर्थ समय नहीं है सोमेन, जाओ शीघ्र कपड़े पहन कर आओ, अभी मुझे एक बार न्यू मार्केट का चक्कर लगाना है। दोनों के बीच में पड़कर सोमेन कुमलाए मुंह से डरते हुए धीरे धीरे बोला, माँ जाने को मना कर रही है बुआ जी। उसकी परेशानी देखकर उषा तुरंत बोल उठी, तुम्हें जाने के लिए मैं मना नहीं करती बेटा, मैं तो केवल ये कह रही थी कि तुम्हारे चले जाने पर अकेले घर में मुझे बड़ा कष्ट होगा। लड़के ने मुंह से इस बात का कुछ जवाब नहीं दिया, केवल बहुत पास आकर विमाता का आंचल पकड़कर खड़ा हो गया। उसके सिर के बालों में उंगली फेरते फेरते उषा ने हंसकर कहा, ननद जी, वो जाना नहीं चाहता। लज्जा और क्रोध के मारे विभा का चेहरा काला पड़ गया। अत्यंत सभ्य समाज की हजारों ऊंची शिक्षाओं के होते हुए भी वो अपने ऊपर नियंत्रण न रख सकी। बोली,
किंतु उसका जाना ही उचित है। मेरा विश्वास है कि यदि आप अनुचित प्रश्रय न देती तो अवश्य बाप की आज्ञा का पालन करता। उषा के होठों के दोनों किनारे कुछ कठोर हो गए। इसके सिवा उसके चेहरे पर कोई और परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। उसने कहा, जब हम बड़े बूढ़े लोग ही अपना उचित अनुचित नहीं समझ पाते तब फिर सोमेन तो अभी बच्चा ही है। वो बेचारा समझता ही कितना है। और अगर अनुचित प्रश्रय देने की बात कहती हो ननद जी, तो मैंने कितने ही बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। वो सब संभालना मैं जानती हूँ। उसके लिए तुम्हें दुश्चिंता करने की जरूरत नहीं है। विभा ने कठोर होकर कहा, ऐसा है तो मैं भैया को चिट्ठी लिख दूंगी। उषा बोली, लिख दो, लिख देना कि उनके इलाहाबाद के हुक्म की अपेक्षा मैं अपना कलकत्ता का हुक्म ही बड़ा समझती हूँ। किंतु देखो भाई विभा, संबंध से और उम्र में भी मैं तुमसे कुछ बड़ी हूँ, इसलिए तुम मुझसे नाराज ना हो सकोगी। इतना कहकर वो फिर एक बार हंसकर बोली, आज तुम गुस्से के मारे बैठी तक नहीं, किंतु एक दिन स्वयं अपनी इच्छा से अपनी इस भाभी के पास आकर बैठोगी। इतनी बात मैं आज तुमसे कह दे रही हूँ। विभा ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। बोली, आज मुझे समय नहीं है, अच्छा नमस्कार। इतना कहकर तेजी से बाहर चली गई। गाड़ी पर बैठने के बाद जो उसकी आंखें अकस्मात ऊपर की ओर उठी तो उसने देखा, बरामदे की रेलिंग पकड़े सोमेन को लिए हुए उषा उसी की ओर देखती हुई मूर्ति सी निश्चल खड़ी है। छुट्टी तो 7 दिन की ही थी, परंतु प्रायः 2 सप्ताह इलाहाबाद में बिताकर एक दिन दोपहर के समय शैलेश्वर ने घर के अंदर प्रवेश किया। नीचे वाले सामने के बरामदे में बैठकर सोमेन बहुत सी बांस की खपच्चियाँ, रंग बिरंगे कागज, लेई और सुतरी अपने चारों ओर फैलाए काम में व्यस्त था। इसलिए पहले पिता के आगमन की ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। किंतु अचानक उन पर दृष्टि पड़ते ही प्रसन्न हो उठा और सकुचाते हुए झुककर चरण छू पिता को प्रणाम करने के काम में अभी तक वो बहुत पटु नहीं हो पाया था। ये उसका मुंह देखते ही मालूम पड़ जाता था। ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा, किंतु इससे शैलेश को विस्मय अवश्य हुआ। फिर कागज, सुतली, लेई की ओर दृष्टि पड़ते ही उसने पूछा, ये सब तुम क्या कर रहे हो सोमेन? सोमेन ने रहस्य की कोई भी बात न बताते हुए कहा, तुम ही बताओ बाबूजी, ये क्या है? पिता बोले, भला मुझे क्या मालूम। लड़के ने हाथ से ताली बजाकर बड़े आनंद से कहा, आकाशदीप है। आकाशदीप? आकाशदीप का क्या होगा? इसका अद्भुत तात्पर्य आज सुबह ही सोमेन को मालूम पड़ा था। बोला, आज संक्रांति है, कल शाम से ही एक ऊंचा बांस खड़ा करके इसे उस पर टांगा जाएगा बाबूजी। माँ कहती हैं कि मेरे दादा परदादा जो स्वर्ग में हैं उन्हें प्रकाश दिखलाना चाहिए, वे आशीर्वाद देंगे। शैलेश का दिमाग गर्म तो हो ही रहा था। उसने लात मारकर सब कुछ फेंक दिया और धमकी भरे स्वर में बोला, आशीर्वाद देंगे? सब कुसंस्कार की बातें, जा पढ़ अपनी किताबें। इतनी साध से बनाए आकाशदीप के छिन्न भिन्न हो जाने से सोमेन रुआसा हो गया। इसी समय ऊपर से मीठे स्वर में आवाज आई, बेटा सोमेन, कल सुबह बाजार से तुम्हारे लिए मैं और अच्छा आकाशदीप मंगवा दूंगी, तुम मेरे पास आओ। सोमेन आंखें पोंछता पोंछता ऊपर चला गया। शैलेश किसी ओर देखे बिना गंभीर और विरक्त चेहरा बनाए सीधा अपने अध्ययन कक्ष में घुस गया। दूसरे एक क्षण छोटी घंटी बज उठी, टन 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 टन। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब्दुल? अब्दुल नहीं आया। गिरधारी, गिरधारी। गिरधारी के बदले बंगाली नौकर गोकुल ने जाकर पर्दा जरा सा हटाकर कहा, जी। शैलेश ने जोर से डांट कर कहा, जी? सब साले मर गए क्या? गोकुल बोला, जी नहीं। जी नहीं तो अब्दुल कहाँ है? गोकुल ने कहा, माँ ने उसे छुड़ा दिया है, वो अपने घर गया। छुड़ा दिया है? घर चला गया? गिरधारी कहाँ गया? गोकुल ने बताया कि वो भी छुट्टी पाकर अपने देश चला गया। शैलेश ने स्तंभित होकर कहा, तब शायद घर में कोई भी आदमी नहीं है? गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, जी और तो सभी लोग हैं। वे भी क्यों हैं? जा, दूर हो जा यहाँ से। तब शैलेश्वर ने अपने ही हाथ से अपने जूते खोले, कोट उतारकर यूं ही मेज पर डाल दिया, खूंटी से धोती उतारकर ट्राउज़र बदला और उसे दूर एक कुर्सी पर फेंक दिया, जो नीचे गिर पड़ा। नेक टाई, कॉलर इत्यादि जहाँ तहाँ फेंक कर अपनी कुर्सी पर जो ही बैठा कि देखा, ठीक सामने टेबल पर एक कॉपी पड़ी है। सुंदर लिखावट है, गृहस्थी का हिसाब है।
खोलकर देखा, किसी स्त्री के हाथ के स्पष्ट सुंदर अक्षर हैं। रोज के खर्चे की हर एक पर्ची लिखी हुई है। इतने की मछली, इतने की शाक सब्जी, इतने का चावल, इतने की दाल। सहसा दरवाजे का पर्दा हटने की सरसराहट सुनकर चकित हो देखा कि कोई स्त्री आ रही है। वो चाहे जो हो, दासी तो हरगिज नहीं है। पल भर ये अनुभव करके वो हिसाब वाली कॉपी में डूब गया। जो आई उसने चरणों के पास झुककर शैलेश को प्रणाम किया, फिर सीधी खड़े होकर कहा, क्या तुम इस समय चाय पियोगे? किंतु फिर भात तो खा नहीं सकोगे। भात नहीं खाऊंगा। अच्छा मत खाओ, परंतु हाथ मुंह धोकर ऊपर तो चलो। इस कुबेला में स्नान करने की जरूरत नहीं है। मैं नाश्ता तैयार करके कुमुद से शरबत बनाने को कह आई हूँ। चलो। अभी रहने दो। अजी मैं उषा हूँ, कोई बाघ भालू नहीं हूँ। आंखें उठाकर मेरी ओर देखने से कोई तुम्हें छीछी नहीं करेगा। शैलेश ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम बाघ भालू हो? तो फिर इस तरह भागते क्यों फिरते हो? मुझे काम था। तुमने विभा के साथ झगड़ा क्यों किया? उषा ने कहा, यह तुम्हारी बनाई हुई बात है। उन्होंने कभी तुम्हें लिखा ना होगा कि मैंने झगड़ा किया है। शैलेश ने कहा, तुमने अब्दुल को क्यों निकाल दिया? कौन कहता है कि निकाल दिया? उसे 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली थी। वो यहाँ से जाने के लिए छटपटा रहा था। मैंने तनख्वाह चुकता करके उसे छुट्टी दे दी। शैलेश ने विस्मित होकर कहा, सारी तनख्वाह चुका दी? तब तो अब वो आएगा ही नहीं। गिरधारी क्यों चला गया? उषा ने कहा, यह तो तुम्हारा बड़ा अन्याय है। नौकरों को तनख्वाह न देकर अटका कर रखना। क्यों? क्या उनका अपना घर द्वार नहीं है? मैंने उसे भी तनख्वाह चुकाकर अलग कर दिया है। शैलेश ने कहा, ठीक किया। अब घर को वशिष्ठ मुनि का आश्रम बना डालो। वो हिसाब वाली कॉपी पर दृष्टि जमाए जमाए बात कर रहा था। सहसा एक बड़ा अंक उसकी नज़र में पड़ा तो वो चौंक उठा और कहा, यह क्या है? 406 रुपये? उषा ने उत्तर दिया, ये रुपए मोदी अर्थात बनिए को दिए हैं। अब भी अंदाज है कि 100-200 उसके और निकलेंगे। कह दिया है कि अगले महीने वो भी चुका देंगे। शैलेश अवाक सा होकर बोला, 600 रुपये मोदी की दुकान के बाकी थे? उषा ने हंसकर कहा, होगा नहीं, कभी चुकाओगे नहीं, कभी हिसाब देखना नहीं चाहोगे। 2 साल हो गए तो इतना रुपया हो ही जाएगा। शैलेश ने इतनी देर बाद मुंह उठाकर देखा। बोला, तुमने क्या इन 2 सालों का सारा हिसाब देख लिया? उषा ने सिर झुकाकर कहा, ऐसे किए बिना और उपाय ही क्या था? शैलेश चुप होकर बैठा। उसके मुंह पर लज्जा की जो छाया पड़ रही थी, इस 5 मिनट के परिचय में ही उसे उषा ने देख लिया। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो, बताओ तो? शैलेश ने हंसने की चेष्टा करते हुए कहा, सोचता हूँ कि जो कुछ रुपया था वो सब तो तुमने खर्च कर दिया, किंतु तनख्वाह मिलने में अभी भी 15-16 दिन की देरी है। उषा ने सिर झुकाकर कहा, मैं क्या कोई बच्ची हूँ जो इस बात का ख्याल न रखती? 15 ही दिन क्यों, अब 1 महीने से पहले मैं तुमसे पैसा नहीं मांगूंगी। किंतु बताओ तो भला, तुमने क्या हालत कर रखी है? ग्वाला कहता था कि उसके प्राय 150 रुपये बाकी हैं। धोबी को 50 से अधिक देने हैं। दर्जी की दुकान का कितना देना है तो वही जानता होगा। आज मैंने उससे हिसाब बनाकर भेजने को कहा है। शैलेश जैसे बहुत डर कर बोला, ये क्या कर रही हो? ये लोग तो अपना 1000 रुपया बता देंगे। किस किस को दोगी? कहाँ से दोगी? उषा ने निश्चिंत भाव से कहा, ऐसा तो मैंने कहा नहीं कि एक ही बार में सबकी भरपाई कर दूंगी। हाँ, 3-4 महीने में चुका दूंगी। और तो किसी से कुछ उधार नहीं लिया है ना, मुझसे छिपाना मत। शैलेश ने बहुत देर तक उसके मुंह पर दृष्टि गड़ाए रखने के बाद अंत में धीरे धीरे कहा, पिछले साल गर्मियों की छुट्टी में शिमला जाने के लिए एक आदमी से हैंड नोट लिखकर 2000 रुपये लिए थे। उसमें से अभी तक सूद का भी 1 रुपया नहीं दे सका हूँ। उषा गाल पर हाथ रखकर बोली, गजब का कांड किया है तुमने। किंतु दूसरे क्षण हंसते हुए कहा, देखती हूँ कि 1 साल के पहले तुम हमें ऋणमुक्त नहीं होने दोगे। पर और कुछ तो नहीं है ना? शैलेश ने कहा, जान पड़ता है नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, किंतु मैं तो सोचता था कि इस जन्म में कर्जे के फंदे से न निकल सकूंगा। उषा ने कहा, तुम क्या सचमुच कभी कुछ सोचते हो? शैलेश बोला, सोचता क्यों नहीं? कितनी ही बार आधी रात को मेरी नींद टूट गई है। लगा जैसे दम घुट रहा है। तनख्वाह से पूरा नहीं पड़ता। हर महीने बड़ी खींचतान रहती है।
किंतु तुम मुझे भरमाना मत। क्या तुम सचमुच आशा करती हो कि यह सब ऋण चुका सकोगी? उषा की आंखों के कोर अचानक सजल हो उठे। जिस पति को वो सिर्फ आध घंटा पहले पहचानती तक ना थी, उसी के हृदय में सचमुच पीड़ा का अनुभव हुआ। किंतु हंसकर बोली, तुम तो अच्छे आदमी हो। घर गृहस्थी में कुछ कर्ज हो गया है तो क्या हम उसे चुकाएंगे नहीं? रुपए ही भला कितने हैं, उन्हें चुकाने में हमें कितने दिन लगेंगे? सबको बड़ा कष्ट होगा, उषा ने जोर देकर कहा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। शायद तुम्हें पता भी न चलेगा कि घर में कहीं कोई परिवर्तन हो गया है। शैलेश स्थिर भाव से चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में ऐसा अनुभव होने लगा मानो बहुत दिनों से आकाश पर जो मेघ छाए हुए थे उसके एक सिरे पर वे साफ हो गए हैं और उसके शरीर पर सूर्य से आने वाली एक किरण पड़ रही है। लिफाफों और पोस्ट कार्डों के रूप में बहुत सी चिट्ठी पत्री एकत्र हो गई थी। उन सबको पढ़कर जवाब देने और पत्र पत्रिकाओं तथा अखबारों को खोलकर उन पर नज़र डालने तथा इसी तरह के और छोटे मोटे कार्यों को निपटाने में संध्या बीत गई। उस समय यदि कोई अनाड़ी भी पर्दे के बाहर से झांक कर उसके कर्तव्य निरत एकाग्र मुख पर दृष्टि डालता तो उसकी कर्तव्य निष्ठा और एकांत मनोयोग के प्रति अत्यंत श्रद्धा से भर उठता। किसी अध्यापक के प्रति श्रद्धा को घटाना इस कहानी का लक्ष्य नहीं है, किंतु इस विषय में केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि केवल अध्यापक होने के कारण किसी को दुनिया के छल प्रपंच से रहित मान लेना एक दुराशा मात्र है। हाथ का काम खत्म करके शैलेश ने स्वयं ही शीश दबाकर कमरे में रोशनी कर ली और दर्शन की एक मोटी सी किताब लेकर बड़े ध्यान से उसे पढ़ने लगा। मानो उसके पास व्यर्थ नष्ट करने के लिए एक मुहूर्त का समय भी नहीं है। यद्यपि आज के पूर्व किसी ने शाम के समय उसे ऐसा कुकर्म करते नहीं देखा था। जब वो इस प्रकार अध्ययन में डूबा हुआ था, पर्दे की आड़ से खड़े होकर कुमुदा ने पुकार कर कहा, बाबूजी, माँ कह रही हैं आपका खाना लगा दिया है, आइए। शैलेश ने घड़ी की ओर देखकर कहा, अभी तो हमारे खाने का समय नहीं हुआ है, अभी प्रायः 50 मिनट की देर है। कुमुदा ने पूछा, तो खाना उठाकर रख देने को कह दूं? शैलेश ने कहा, उठाकर रख देना ही ठीक होगा। अब्दुल के न रहने से ही ये समय का गोलमाल हो रहा है। दासी और कोई सवाल ना पूछकर चली जा रही थी कि शैलेश ने पुकार कर कहा, सब उठाकर रखना भी तो एक मुसीबत है। अच्छा कहो कि मैं आ रहा हूँ। आज भोजनालय में टेबल कुर्सी की व्यवस्था न थी। शैलेश ने ऊपर आकर देखा कि उसके शयनागार के सामने छाए हुए बरामदे में आसन लगा है और बिल्कुल देसी ढंग पर देसी भोजन का प्रबंध है। पिछले दिनों की रकाबियाँ, गिलास और प्यालियाँ सब मंच धुलकर बाहर आ गई थीं। थाली के 3 ओर वे सब पात्र नाना प्रकार के आहार से सज्जित थे। पास ही फर्श पर उषा बैठी थी और इससे सटकर सोमेन बैठा हुआ था। शैलेश ने आसन पर बैठकर कहा, मैं जानता हूँ तुम तो शायद मेरे साथ खाओगी नहीं, किंतु सोमेन क्या ये भी नहीं खाएगा मेरे साथ? इसका जवाब लड़के नहीं दिया। बोला, बाबूजी, मैं तो रोज माँ के साथ खाता हूँ। नाना प्रकार की चीज़ें देखकर शैलेश ने पूछा, ये सब किसने बनाया है, क्या तुमने? उषा ने कहा, हाँ। शैलेश ने कहा, जान पड़ता है महाराज भी नहीं है। जहाँ तक मुझे याद आता है उसकी तनख्वाह तो बाकी नहीं थी, तब क्या उसे साल भर की पेशगी तनख्वाह देकर विदा कर दिया? उषा ने मुंह की हंसी को छिपाकर कहा, ज़रूरत पड़ने पर नौकरों को पेशगी तनख्वाह भी देनी पड़ती है, सिर्फ बाकी रखने से ही काम नहीं चलता। किंतु वो है, उसे बुला दूँ क्या? शैलेश ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, रहने दो। उसका दर्शन करने के लिए मैं उतावला नहीं हूँ। उसे भी बीच बीच में खाना बनाने का मौका देती रहना, नहीं तो जो कुछ सीख पाया है वो भी भूल जाने से बेचारे का नुकसान होगा। भोजन करते हुए शैलेश को कितना अच्छा लग रहा था ये तो वही जाने। जब उसकी माँ जीवित थी तब की बातें सहसा उसे याद आ गईं। पास की कटोरी उठाकर कहा, कैसी बढ़िया खुशबू आ रही है। गुसाई लोग मांस नहीं खाते हैं, वे लोग कटहल की तरकारी में गरम मसाला डालकर उसे वनस्पति बकरा कहकर खाते हैं। मेरी रुचि उतने ऊंचे दर्जे की नहीं है, इसलिए कटहल तो मैं सहन कर लूँगा, परंतु वनस्पति बकरा नहीं। उषा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सोमेन को इसी हंसी का कारण समझ में नहीं आया। वो माँ की गोद में चढ़कर उसके मुंह की ओर देखता हुआ पूछने लगा, ये वनस्पति बकरा क्या चीज़ है माँ?
प्रत्युत्तर में उषा ने बच्चे को छाती से चिपटाकर पति से कहा, पहले खाकर तो देखो। शैलेश ने मांस का एक टुकड़ा मुंह में डालकर कहा, नहीं नहीं, ये तो 4 पैर वाला सच्चा बकरा ही है, बहुत बढ़िया बना है, किंतु उसे पकाना तुमने कैसे सीखा? उषा का मुंह चमक उठा, बोली, पकाना क्या तुम्हारा अब्दुल ही जानता है? मेरे पिता थे सिद्धेश्वरी के पुजारी, तुम क्या सोचते हो कि मैं गुसाइयों के घर से आई हूँ? शैलेश ने कहा, ये एक कटोरी खा लेने के बाद ऐसी बात जीभ पर लाने की ताकत किसमें है? किंतु मेरे घर में तो सिद्धेश्वरी है नहीं, तब यह चीज़ प्रतिदिन कैसे मिलेगी? उषा ने कहा, मिलेगी क्यों नहीं? शैलेश ने कहा, अब्दुल का शौक तो मैं आज ही भूल जाने का यत्न करूंगा, किंतु ऋण? उषा ने नाराज होकर कहा, क्या मैंने तुमसे कहा है कि पति पुत्र को भूखा रखकर मैं ऋण चुकाऊंगी? मैं कह देती हूँ कि तुम अब ऋण की बात मुंह पर भी न लाओगे। शैलेश बोला, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है, ऋण की बात मुंह पर लाना मेरा स्वभाव ही नहीं है। किंतु? उषा बोली, किंतु परंतु कुछ नहीं, खाने पीने के कारण तो कुछ ऋण हुआ नहीं है। किस लिए इतना ऋण हो गया? मैं कुछ भी तो नहीं जानता उषा। उषा ने जवाब दिया, तुम्हें किसी दिन जानने की जरूरत ना होगी, बस इतनी दया करना कि पागल कहकर फिर घर से निकाल न देना। शैलेश चुपचाप सिर झुकाए भोजन करता रहा। सोमेन ने कहा, माँ खाना खाने चलो ना, कल की वो जटायु पक्षी वाली कहानी भी आज पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद जटायु के लड़के ने क्या किया माँ? शैलेश ने मुंह उठाकर कहा, जटायु के लड़के ने चाहे जो किया हो, देखता हूं इस लड़के ने तो तुम्हें बिल्कुल ही जकड़ लिया है। उषा चुपचाप लड़के के सिर पर हाथ फेरती रही। शैलेश ने कहा, जानती हो इसका कारण क्या है? उषा बोली, कारण और क्या होगा, माँ रही नहीं अकेले घर में। वो तो ठीक है, किंतु शायद माँ के रहने पर भी इसे इतना प्यार कभी नहीं मिला। उषा का मुंह लाल हो उठा, बोली, कैसी बात करते हो, थोड़ा और मांस लाने को कहूँ? अच्छा उसे ना खाओ, किंतु तुम्हें मेरे सिर की सौगंध, मीठा छोड़कर मत उठना। जरा ये तो सोचो कि दिन भर के बाद खाने बैठे हो। शैलेश हाँ कहकर उषा के मुंह की ओर देखने लगा। खाना खिलाने के लिए इतनी ज़बरदस्ती, इस तरह व्याकुल होकर सिर की कसम दिलाना, मानो बहुत समय के बाद बचपन में सुनी गाने की कड़ी के समान उसके कान में पड़ा। वो स्वयं भी अपनी माँ का एक ही लड़का था। इस समय ये बात उसे कलेजे को महसूस गई। मिठाई छोड़कर उठ जाने की शक्ति ही उसमें न रह गई। तोड़कर एक टुकड़ा मुंह में रखकर उसने धीरे धीरे कहा, किसी और का कोई हिसाब अब मैं नहीं करूँगा उषा, ये सब भार तुम्हारे ऊपर देकर मैं निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उठ गया। शैलेश को पता ही नहीं चला कि एक सप्ताह कब और कैसे बीत गया और कैसे पुनः रविवार आ पहुँचा। सवेरे उठते उषा बोली, तुमसे रोज़ कहती हूँ, किंतु तुम बात सुनते ही नहीं। जाओ आज ननद जी के पास, सोचो तो कि वो मन में क्या कहती होंगी। तुम क्या उनके साथ सचमुच मेरा झगड़ा करा दोगे? शैलेश मन ही मन लज्जा का अनुभव करते हुए बोला, कॉलेज का इतना काम पड़ा है कि? उषा ने कहा, सो तो मैं जानती हूँ, क्या कॉलेज से लौटते समय भी एक बार वहाँ नहीं जा सकते? किंतु तुम ये तो जानती नहीं कि वहाँ से किस प्रकार थक कर लौटता हूँ। तुम्हें तो इस प्रकार लड़कों को पढ़ाना पड़ता नहीं। उषा हंस पड़ी, बोली, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, आज एक बार हुआ हो, रविवार को भी लड़के पढ़ाने का बहाना करोगे तो विवाह फिर कभी मेरा मुंह नहीं देखेगी। इतना कहकर उसने कोचवान को बुलाया और उसे गाड़ी तैयार करने का हुक्म देकर कहा, बाबूजी को शाम बाजार पहुंचाकर गाड़ी वापस ले आना, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है। जाते समय शैलेश ने लड़के को साथ ले जाने का प्रस्ताव किया तो वो माँ से चिपट कर मुँह बनाकर खड़ा हो गया। बुआ जी के यहाँ जाने के लिए उसके मन में कभी उत्साह नहीं होता था। विशेषतः उस दिन की बात याद करके उसके भय की सीमा न रह गई। उषा ने लड़के को गोद में लेकर हंसते हुए कहा, सोमेन को रहने दो, वो किसी और दिन चला जाएगा। शैलेश ने कहा, शायद तुम्हें टोह लग गई है कि ये विवाह क्या जाना नहीं चाहता। शायद तुम्हें देख कर ही कुछ अंदाज़ा कर लिया है। इतना कहकर वो हंसती हुई लड़के को लेकर ऊपर चली गई। स्नानाहार करके श्याम बाजार से घर लौटते लौटते शैलेश को प्रायः 2:30 बज गए। विभा, बहनोई क्षेत्र मोहन तथा उनकी 17-18 साल की कुंवारी बहन भी साथ आई। विभा को साथ लाने की इच्छा शैलेश की न थी, वो अपनी इच्छा से ही आई थी। उषा के विरुद्ध उसकी बहुतेरी शिकायतें थीं।
केवल भाई को टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनाकर उसे तृप्ति नहीं हुई थी। यहाँ आकर इतने आदमियों के सामने नाना प्रकार के तर्क वितर्क में डालकर गांव गंवाई की कुशिक्षिता भौजाई को पूरी तरह अपदस्थ करने के इरादे से वो आई थी। जब से भाई के साथ भेंट हुई तब से अनेक अप्रिय और कठोर शिकायतों के द्वारा वो ये बात सब प्रमाण सिद्ध कर देना चाहती थी कि इतने समय के बाद इस स्त्री को घर बुलवाने में न केवल भयानक भूल हुई है, बल्कि प्रकारांतर से उसके स्वर्गीय पिता की स्मृति का भी अपमान हुआ है। जिसे त्याग करने को विवश हो गए थे, उसी को फिर किस लिए घर में लाया गया? समाज के सामने, बंधु बांधवों के सामने जिसका आत्मीय कहकर परिचय नहीं दिया जा सकता, कहीं किसी सामाजिक क्रियाकर्म में जिसे साथ लेकर नहीं जा सकते, यही क्यों जिसे बड़े भाई की स्त्री भाभी कहकर बुलाने में लज्जा का बोध होता है, उसी को साथ लेकर अब लोगों के सामने वो कैसे मुंह दिखाएगी? अपरिचिता उषा का पक्ष लेकर क्षेत्र मोहन ने दो एक बात कहनी चाही, किंतु स्त्री की डांट खाकर चुप हो गए। विवाह ने क्रोध के साथ कहा, दादा सोचते होंगे कि मुझे कुछ नहीं मालूम, किंतु मैं सब बातों की खबर रखती हूँ। घर में पांव रखते ही मुसलमान होने के कारण इतने दिनों के खानसामा अब्दुल को निकाल दिया। गिरधारी को नीच जाति का होने के कारण निकाल बाहर किया। जिसे जाति पाति का इतना विचार है, उसके साथ संबंध रखना हम लोगों के लिए विपत्ति है। मैं तो ऐसी भौजाई को एक दिन के लिए भी स्वीकार न कर सकूंगी, फिर कोई चाहे कितना ही नाराज क्यों ना हो। सभी समझ गए कि ये कटाक्ष किसके प्रति किया गया है। शैलेश ने धीरे धीरे कहा, ठीक ये कारण नहीं है, वे स्वयं ही अपने घर जाने के लिए अधीर थे। ये बात सुन विभा ने तुरंत भाई के मुंह पर ही जवाब दिया, उन भाभी के ज़माने में तो उनमें कभी इतनी व्यग्रता दिखाई नहीं पड़ी। इनके घर में पांव रखते न रखते ही बेचारे जान बचाकर भाग गए। इस श्लेष का और क्या जवाब है? शैलेश चुप हो गया। विभा ने पूछा, नौकर चाकर तो सब भाग गए, अब तुम्हारा काम कैसे चलता है? शैलेश ने निष्प्रह स्वर में उत्तर दिया, किसी तरह चल ही जाता है। भाभी के प्रति कटुता से भरी ननद की शिकायतें जारी रहेंगी कहानी के अगले भाग एपिसोड 2 में।